हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विमलेश और होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाइट लेकर आया हूं, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग मेरे साथ 1 घंटे या 1.5 घंटे आराम से इस वीडियो को देखिए और थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिए। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लाइट, क्लास 8 का चैप्टर है ये। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइट होती क्या है ना, लाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन से वो सोर्सेस क्या कहलाते हैं जिससे लाइट निकलती है, लाइट आती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि लाइट जो है ट्रैवल करती है, वो किस तरीके से ट्रैवल करती है ना। जब लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करती है, जाती है, पहुंचती है, तो कैसे वो पहुंचती है ना, वो चीज़ें समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के लिए लॉज क्या हैं, उसके बारे में समझेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है आइज। हमारी आइज किन चीज़ों से बनी हुई है, कैसे काम करती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसके अंदर हैं। ठीक है, ओके। तो आइए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट, लाइट क्या है। तो बेसिकली लाइट का एक जो मेजर और नेचुरल सोर्स है वो क्या है, सन। सन क्या है, सनलाइट का एक नेचुरल सोर्स है ना। तो हमारे अर्थ पे जो भी लाइट आती है वो कहाँ से आती है, वो सनलाइट होती है, सन से ही आती है। ठीक है, तो लाइट बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है, एक एनर्जी है। जैसे एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से लाइट भी एक क्या है, लाइट एनर्जी है ये, है ना। और ये हमारे अर्थ तक, सनलाइट से हमारे अर्थ तक आती है। कैसे, ये रेस के फॉर्म में आती है ना, रेस के फॉर्म में ट्रेवल करती है और हमारे अर्थ तक आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी है लाइट, और ये ट्रेवल करती है रेस के फॉर्म में। ओके, और सबसे बड़ा एडवांटेज लाइट का ये है कि अगर लाइट नहीं होती तो हमारी आइज कुछ देख नहीं पाती। हम देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से। ठीक है, अगर रूम में अगर अंधेरा कर दिया जाए, लाइट्स ऑफ कर दिया जाए, तो हमारी आइज हम आइज से कुछ भी नहीं देख सकते। जब तक लाइट हमारे आंखों में एंटर नहीं होती है तब तक हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते। तो लाइट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये हमको देखने में हेल्प करती है। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, लाइट जो ट्रेवल करती है, जैसे सन से हमारे अर्थ तक आती है, या हमने टॉर्च जलाया, टॉर्च से जो लाइट निकली, या जो व्हीकल्स के हेडलाइट से जो लाइट निकलती है, ये सारी लाइटें या लाइट इन जनरल ट्रेवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर मान लीजिए लाइट यहां से निकल रही है, ये बल्ब से अगर लाइट निकल रही है, तो ये जो रे है ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, कभी भी तिरछा नहीं जाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जहां जा रही है उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाएगी। कभी ऐसे अपने आप से घूम नहीं सकती। हालांकि किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके, लड़के रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरे डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, हमेशा। ओके, समझ में आ गया। तो इस पेज पे क्या था हमारे लिए, लाइट। व्हाट इज लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरीके की क्या है, एनर्जी है। और लाइट हमको इट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ये हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। और उसके बाद तीसरी बात क्या थी, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन
एंड एंटर्स योर आईज थ्रू द पिपिल। हमारे आईज का एक पार्ट होता है पिपिल, उसके थ्रू लाइट हमारे आईज में एंटर करती है और हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये देखिए, मैंने बताया था लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये देखिए गाड़ी, ये कार की हेडलाइट है, हेडलाइट से देखिए क्या निकल रहा है, ये लाइट एमिट हो रही है ना, लाइट निकल रही है। तो ये लाइट आप देखेंगे तो ये हमेशा कहाँ स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। लाइट रेज के फॉर्म में होती है, एनर्जी होती है और वो रेज के फॉर्म में चलती है। तो जब लाइट कहीं से निकलती है तो वहां से ढेर सारी रेज निकलती हैं, ढेर सारी क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो लाइट कहीं से भी आ रही है तो मतलब बहुत मिलियंस ऑफ लाइट रेज के फॉर्म में लाइट आती है और वो सारी रेज क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये लाइट जो यहां से हेडलाइट से निकल रही है इस तरीके से स्प्रेड होती है ऐसे। या जब आप लोग टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च आप लोग जलाएंगे अंधेरे में, तो आप लोग देखेंगे कि लाइट ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे, है ना, क्योंकि लाइट इसी डायरेक्शन में निकलती है तो इसी डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। अगर हम दो लाइन को, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनको स्ट्रेट अगर बढ़ाया जाए तो ये हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे और स्ट्रेट ही ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो इसी फॉर्म में यहां से हेडलाइट से लाइट निकल रही है, या टॉर्च जब हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च से लाइट निकलती है। समझ में आ गया? आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? एक बार इसको पढ़ लीजिए। व्हेन यू आर इन अ कार एट नाइट यू कैन ऑब्जर्व दैट द हेडलाइट शाइन्स ऑन द थिंग्स in front of the car but cannot light up the thing around the car। तो हमेशा जो हेडलाइट होती है व्हीकल की या कार की, वो हमेशा हमें आगे ही हमें दिखाएगी, है ना, उसका फोकस हमेशा फ्रंट में जाएगा। कार के पीछे या साइड्स में, हमें साइड्स में क्या हो रहा है वो हमको नहीं दिखेगा अंधेरे में, है ना, क्योंकि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाती। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाउ डज लाइट अलाउ यू टू सी थिंग्स। लाइट हमको कैसे अलाउ करती है कि हम चीज़ों को देखें। बेसिकली एक रूम में मैं हूँ, यहाँ पर ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, एलईडी लाइट्स जल रही हैं, तो उसमें से जो लाइट एमिट हो रही है वो लाइट क्या करती है, इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल कुर्सी, है ना, वॉल, किताबें, है ना, लैपटॉप, जो भी है, उससे वो लाइट एलईडी लाइट से ढेर सारी लाइट रेज निकल रही हैं, रेज के फॉर्म में होती हैं, ढेर सारी लाइट रेज निकल रही हैं और इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं उससे वो लाइट रेज टकरा रही हैं, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और रिफ्लेक्ट होके जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो मेरी आइज़ में एंटर होती है, और आइज़ में जब वो लाइट एंटर होती है तब हम उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो बेसिकली इस पेन को मैं देख पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि जो एलईडी की लाइट है वो इस पेन पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये मेरी आइज के अंदर जा रही है लाइट रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट से, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं देख पा रहा हूँ, ये जो पेन है इसको मैं देख पा रहा हूँ। इसी तरीके से इस रूम में जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके मेरी आइज में एंटर हो रही है, इसलिए मैं उसको देख पा रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइट हमको हेल्प करती है देखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या दिया हुआ। आवर आइज अलोन डू नॉट अलाउ अस टू सी। सिर्फ हमारी आइज जो है वो हमको देखने में हेल्प नहीं कर सकती, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी आइज की हेल्प से नहीं देख सकते। देखने के लिए लाइट कंपलसरी है। लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी सोर्स से लाइट या तो नेचुरल सनलाइट भी हो सकती है, या तो जो टॉर्च है ना, या टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, इन सब सोर्स से भी लाइट जो निकलती है वो भी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में एंटर करती है और हमको देखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन बाउंस ऑफ ऑन टू आवर आइज एंड दैट इज हाउ वी परसीव इट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करती है और बाउंस बैक हो जाती है, और बाउंस बैक होकर हमारी आइज के अंदर एंटर करती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो एक बात मैं और आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोल देना चाहता हूं कि भाई आप लोग थोड़ा नोट्स वगैरह भी बनाइए साथ साथ में, तभी आप लोगों को फायदा होगा। कभी भी
जब एग्जाम के टाइम में ये चैप्टर आपको रिवाइज करना होगा, वो नोट्स जो आप लोगों ने बनाया है उसको रिवाइज करेंगे, 10 to 15 मिनट्स में ये चैप्टर आपका फिर से रेडी हो जाएगा, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख के पढ़ लिया है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट, है ना। अब लाइट के सोर्स क्या होते हैं? हमारे आसपास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे ये पेन है, बॉटल है, चेयर है, इनके पास खुद की लाइट थोड़ी है। ये क्या करते हैं, ये दूसरे जो कहीं और से लाइट आ रही है वो इन ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आइज में जाती है और हम इनको देख पाते हैं। तो इनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जिन ऑब्जेक्ट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती उनको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ओके, समझ में आ गया। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, ओके। तो अ लाइट कम्स फ्रॉम अ ल्यूमिनस सोर्स। अ ल्यूमिनस सोर्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो एक जो भी ल्यूमिनस सोर्स है वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल तो हम लोगों को पता ही है, नेचुरल क्या है? क्या है नेचुरल? सनलाइट, है ना। मेटियोर वगैरह अगर कहीं दिख जाता है तो उससे भी लाइट निकलती है ना। तेज बारिश होती है, बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, उससे भी लाइट निकलती है। तो ये सब क्या है? ये सब नेचुरल सोर्स हैं लाइट के। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। तो यहाँ पर नेचुरल सोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइटनिंग, बादल, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं, वहाँ से भी लाइट निकलती है। और सन तो हमारा है ही है ना, जीवन साथी, एक तरीके से सन को हम बोल सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे एनर्जी का सोर्स एकमात्र है। कौन? सन। सन नहीं होगा तो ना हम चीज़ों को देख पाएंगे और ना हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सन। और उसके बाद मेटियोर, यहाँ से भी लाइट एमिट होती है, यहाँ से भी लाइट निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल सोर्स हो गए लाइट के। और उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल भी हैं जो हमारे घरों में होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं। कैंडल जला लिया, है ना, फ्लैश लाइट या टॉर्च या लैंप जला लेते हैं हम, है ना। और एलईडी लाइट्स, ये सारी क्या हैं? ये सब आर्टिफिशियल सोर्स हैं लाइट की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है लाइट का, है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है और लाइट ढेर सारी रेस के फॉर्म में भी आती है ना। कहीं से अगर लाइट आ रही है तो मिलियंस ऑफ रेस के फॉर्म में लाइट आती है। तो जो रेज होती हैं, वो जो लाइट रेज होती हैं वो क्या करती हैं, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो क्या करती हैं? बाउंस बैक कर जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये देखिए, ये एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है कि एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, उस पर अगर मैं टॉर्च मारता हूँ तो उस टॉर्च से जो रेज निकली, लाइट की रेज, वो इस टेबल पे क्या करती हैं? इस सरफेस पे टकराती हैं और टकरा के किसी और डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी को बोला जाता है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक हो जाती हैं या किसी और डायरेक्शन में घूम जाती हैं, ट्रैवल करने लगती हैं, तो उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन it strike with an object or surface, it bounces off in different direction. This phenomenon is called reflection of light. ठीक है, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को और पढ़ के भी बता दिया। Most of the light passes through the transparent object and most of the light reflected by an opaque object. अब यहाँ पर दो नाम देख लिया हमने, एक तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भाई? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। यहां से देखेंगे इसके पीछे क्या है हमको दिख जा रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे?
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ओपेक ऑब्जेक्ट वो हैं जिनको हम आर पार नहीं देख सकते, वो ओपेक होते हैं। तो जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट बहुत कम रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, ज़्यादातर रेज वो क्या हो जाती हैं, आर पार चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी ओपेक सरफेस पे लाइट गिरती है, लाइट रेज टकराती हैं, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बाउंस बैक हो जाती हैं। यही इसका मतलब है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलाउ अस टू सी, ये तो अब हमारे लिए पुराना हो गया, कई बार हमने पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आइए समझ लेते हैं। देखिए, ये टॉर्च से लाइट निकल रही है, सरफेस पे गिर रही है और सरफेस पे गिर के रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में वापस चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट रे सरफेस पे टकराने के लिए आ रही है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और एक चीज और है, जहां पर लाइट टकराती है उस सरफेस पे जिस पॉइंट पे लाइट टकराती है, स्ट्राइक करती है, उस पॉइंट से एक हम इमेजिनरी लाइन, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल बोलते हैं। ये जो लाइन है ये क्या है, ये एक्चुअल में नहीं होती है, ये इमेजिनरी होती है, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। और ये वहीं पर बनाई जाती है जहां पर जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पे, है ना। तो ये एक इमेजिनरी लाइन बन गई जो परपेंडिकुलर होती है और कहां पर बनती है, जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पे, वहां पर बनती है, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई, ओके। अब आइए देखते हैं लिखा क्या हुआ है भाई, ये भी तो देखना है। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक एट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जो लाइट स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड, दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज। और जो स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द नॉर्मल, है ना। नॉर्मल बोला जाता है किसको, एक इमेजिनरी लाइन जो बनाते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और ये उस पॉइंट पे बनती है जिस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर दूसरा बनाऊं तो लाइट यहाँ आ रही है, यहाँ स्ट्राइक की और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो नॉर्मल हम बनाएंगे जहाँ पर लाइट स्ट्राइक की थी वहाँ से नॉर्मल बनेगा हमेशा, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब यहां पर देखो एक चीज और समझने वाली है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
and normal called incidence angle of incidence, and angles between normal and reflected ray called angle of reflection. ठीक है, तो यही यहां पर भी लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ आर रिफ्लेक्शन. ठीक है, समझ में आ गया. तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई is the angle between the incident ray and the normal. The angle of reflection, that is angle R, is the angle between the reflected ray and the normal. ठीक, यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है. ये सारे जो टर्म्स मैंने बताए हैं ये याद रखना, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब बढ़ते हैं आगे. अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, हमको हेल्प कर रही है, सारी चीज़ें हमें देखने में हेल्प करती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली. अब लाइट किस तरीके से आती है, कैसे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे हमको देखने में हेल्प करती है, उसके लिए लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसके लिए एक लॉ बनाया गया है. ठीक है, अब हम लोग वो लॉ पढ़ने वाले हैं. वो लॉ है क्या? बेसिकली जैसे एक प्लेन मिरर अगर हमने ले लिया, प्लेन मिरर जिसमें हम लोग अपने आप को देखते हैं, है ना, अपने आप को देख के संवारते हैं, बाल झाड़ते हैं, है कि नहीं, तो उसको बोला जाता है प्लेन मिरर. ये प्लेन मिरर ले लिया हमने. अब यहां पर देखिए एक लाइट रे आ रही है जिसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, अभी हमने पढ़ लिया. और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे. और एक इमेजिनरी लाइन बना देंगे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टच करती है सरफेस पे या प्लेन मिरर पे, तो एक नॉर्मल लाइन बना दी. अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर इन सारी चीजों के बेसिस पे दो लॉ बनाए गए हैं. वो पहले हैं क्या लॉ, वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर जो तीन लाइन दिख रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों लाइन एक ही प्लेन पे लाए करती हैं, एक ही प्लेन पे रहती हैं. अब आप लोग सोचोगे सर क्या बता दिया आपने, प्लेन, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, अब भी इसको क्लियर करेंगे. ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ. अब इसमें प्लेन की जो बात है, प्लेन की बात यह है कि जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम ग्राउंड पे एक बॉल को हमने रोल कर दिया, बॉल फेंक दी, रोल कर रही है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड क्या है, एक प्लेन सरफेस है ना. तो अगर हम उसको रोल कर रहे हैं सिर्फ, तो वो बॉल जो है ग्राउंड पे उसी प्लेन पे, जैसे ये ग्राउंड अगर मैंने बना दिया, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो बॉल जो है इसी प्लेन पे ही रोल होगी, ऊपर नहीं उठ जाएगी, ऊपर उठ के नहीं रोल होने लगेगी, यहाँ रोल होने लगे, या और ऊपर उठ जाए यहाँ रोल होने लगे, नहीं, ग्राउंड पे ही रोल होगी. वो एक प्लेन हो गया. और जैसे एक लाइट रे यहाँ से, मेरे यहाँ से गुजर रही है ऐसे, है ना, यहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ मान लीजिए सरफेस है, इससे टकराएगी, तो जब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी आएगी ना, तो यही से गुजरेगी, है ना, एकदम सेम प्लेन से. ये यहाँ नीचे से नहीं गुजर सकती, है ना, यहाँ से टकरा रही है, ऐसे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो ये जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में आएगी. ठीक है, अगर मैं ये दोनों रे को ऐसे देखूंगा तो पिछली वाली रे नहीं दिखेगी, सामने वाली दिखेगी, क्योंकि ये एक ही प्लेन में है. प्लेन का मतलब ये हो गया. ठीक, ये समझ में आ गया होगा. और मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देता हूं. जैसे जो नोटबुक्स होती हैं या बुक्स होती हैं, उनके जो पेजेस होते हैं, उनको अगर हम ऐसे फैला दें, है ना, ऐसे फैला दें, यहाँ पर आसपास है कुछ, एक मिनट, हाँ देखिए, इसके जो पेजेस हैं, इसको मैं अगर ऐसे फैला दूं, तो ये सारे पेजेस क्या हैं, एक प्लेन बना रहे हैं, सारे पेजेस एक डिफरेंट प्लेन बना रहे हैं. ठीक है, तो ये होता है प्लेन. तो इसमें ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेम प्लेन में ही होती है. अब बोर्ड के हिसाब से समझ लो, जैसे बोर्ड पे
ये 3 लाइन दिख रही है तो बोर्ड पे ही ये बनेगी, बोर्ड से ऊपर उठ के नहीं बन जाएगी या बोर्ड के अंदर घुस के नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, इसी का मतलब क्या है, ये सेम प्लेन में है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। ओके, चलिए अब सेकेंड लॉ क्या है। सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो होता है इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये देखिए एंगल आई इज इक्वल टू होता है एंगल आर जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ठीक, दो लॉ याद रखने आपको, यही है। आइए यहां पर देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा एक लॉ, अभी मैंने आप लोगों को बताया। और दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो एंगल ऑफ ये ना, यहां पर एंगल गलत लिख दिया, यहां पर रे आएगा, ठीक है। क्या आएगा, रे, रे ऑफ इंसिडेंस, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एंगल आ गया था, एंगल ऊपर होगा, ठीक है। तो दो लॉ हमने पढ़ लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये एक थोड़ा सा मिस्टेक थी यहाँ पर राइटिंग की, वो मैंने करेक्ट कर दी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज भी कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक, अब जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, होता है ना, जब नहा के आते हैं बढ़िया मुंह धुल के, तो क्या करते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, कपड़े पहनते वक्त, है ना, बाल बनाते वक्त, है कि नहीं, क्रीम पाउडर जब लगाते हैं, देखते हैं ना, तो उसमें जो इमेज बनती है, जो हम अपने आप को देख पाते हैं प्लेन मिरर में, वो इमेज होती कैसी है ना, वो इमेज, उस इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले या इसके बाद में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, जो प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, वो जो इमेज बनती है, वो इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसी होती है। तो आइए देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी ये रही 5 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई द इमेज इज वर्चुअल। इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, बनती ही नहीं है इमेज। वर्चुअल मतलब झूठ, है ना, सच में बनती ही नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई बनती नहीं तो दिखती कैसे है, वही बताऊंगा मैं। तो पहली प्रॉपर्टी ही ऐसी आ गई जो कंफ्यूज करने वाली है, कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, सचमुच बनी नहीं रही है ना। और उसको हम शूट नहीं कर सकते, स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते उस इमेज को, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि इमेज जो बनती है इरेक्ट बनती है। इरेक्ट, द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अगर मैं शीशा देख रहा हूँ, मिरर को देख रहा हूँ, तो मेरा सर ऊपर है तो मिरर में भी मेरा सर ऊपर रहेगा, इरेक्ट, सीधा, है ना। इरेक्ट का मतलब ये है। तो वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी, सर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पैर नहीं ऊपर होगा। अगर पैर ऊपर हो गया, सर नीचे हो गया, तो कैसी बन जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, है ना, है ना, वो इन्वर्टेड हो जाएगी, तो वो नहीं, इरेक्ट बनती है, ठीक है। अब तीसरा है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली मतलब जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो इमेज कैसी, इमेज में हमारा जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है और जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है। तो मतलब लेफ्ट का राइट हो जा रहा है ना, लेफ्ट का राइट हो जा रहा है, राइट का लेफ्ट हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, लेटरली इन्वर्टेड है। पहला प्रॉपर्टी क्या थी, पहली वर्चुअल है, इरेक्ट बनती है और लेटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड
मीनिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, समझ में आ गया। और फोर्थ है सेम साइज। ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर में जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ही दिखता है। जब मैं अपने आप को प्लेन मिरर में देखूंगा तो जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा ही दिखूंगा, है ना, मेरा साइज छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई सेम साइज की। फिफ्थ प्रॉपर्टी है सेम डिस्टेंस। इमेज क्या है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। अगर यहाँ पर मिरर है, मेरे सामने ये मिरर है, मैं मिरर के इतनी डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, तो मिरर के अंदर जो मेरी इमेज बनेगी इतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी। यहाँ पर जितनी डिस्टेंस पे मैं मिरर से खड़ा हूँ उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर इमेज बनेगी, तो सेम डिस्टेंस पे बनती है। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। ठीक, समझ में आ गया। तो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी 5 प्रॉपर्टीज। क्या क्या, शॉर्ट में समझ लीजिए। वर्चुअल इमेज बनती है, रियल नहीं बनती, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है ना, और सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है। ठीक, अब वर्चुअल का मतलब जरा आप लोग समझ लीजिए कि जब रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे से टकराती है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए ये क्या है, ये प्लेन मिरर है। वाइट आ जा भाई। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। इसको दिखाने के लिए पीछे हम क्या पेंट से कोटेड होते हैं ना, ये तो पीछे हम इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक, अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर अगर हमने रख दिया, ठीक है, तो इससे ढेर सारी लाइट रेज निकलेंगी। लेकिन हम रे डायग्राम जब बनाते हैं, इमेज का जब फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से डायग्राम बना के, तो हमको 2 रे की जरूरत होती है ना, मिनिमम 2 रे। 2 रे में हम इमेज को बता सकते हैं कैसे। एक रे मान लीजिए यहां से आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और दूसरी रे यहां से आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो अब आप लोग देखिए ये कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो एक दूसरे से दूर भाग रही है ना, दूर भाग रही है कि नहीं। ये कभी मिलेंगी क्या, जितनी आगे बढ़ेंगी उतनी दूर जाती रहेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो जब लाइट जो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो कभी भी रियल इमेज नहीं बनेगा। तो ये देखिए एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाली, जन्मों जन्म तक चलती रहेंगी, लेकिन कभी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, तो इसीलिए रियल इमेज बनती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्केल से हम इस लाइन को पीछे खींचते हैं इस तरीके से, और इस रे को भी पीछे खींचते हैं। जहाँ पर मिलती है वहीं पर इमेज हमको मिरर में दिखती है ना, वहीं पर मिरर दिखती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यह है वर्चुअल इमेज। ठीक, वर्चुअल मतलब इमेज बनी नहीं रही है भाई, बनी नहीं रही है। ठीक, अब ये चीज़ समझ लिया आप लोगों ने। अब दूसरी बात ये कि जब सर इमेज बनी नहीं रही है तो हम देख कैसे पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। हमको इमेज जब हम देखते हैं मिरर में, तो इमेज मिरर में नहीं बनती है। ये लाइट रेज हमारी जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती हैं और हमारी आइज़ की रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, और वहाँ पर इमेज रियल बनती है। और कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। सर हमारा नीचे रहता है और पैर हमारा ऊपर रहता है। ठीक है, तो हमारी आइज़ की रेटिना पे इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड मतलब सर नीचे पैर ऊपर। लेकिन हमारा ब्रेन उसको रीड करता है सीधा करके, है ना। इमेज बन रही है उल्टी हमारी आइज़ पे, लेकिन हमारा ब्रेन उसको रीड करता है सीधा करके, सर ऊपर करके ही दिखाता है हमको। कितना हमारा ब्रेन कितना समझदार है, उसको पता है कि हमको सीधा देखना है तो सीधा ही दिखाता है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। समझ में आ गया। तो हम वर्चुअल इमेजेस को प्लेन मिरर में कैसे देख पाते हैं, हमारी आइज़ पे रियल इमेज बनती है तो हमको दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस सवाल कोई भी आपसे पूछेगा तो अब आप बता सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है, अरे भाई वर्चुअल बन रही है तो दिख कैसे रही है,
कैसे दिख रही है? क्योंकि हमारे आईज पे रियल इमेज बनती है ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इसके थ्रू। ठीक, समझ में आ गया? अब यहां पर होता क्या है, जो हाँ बस इतना ही, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो हमारी इमेजें बनती है उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक। आगे क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जब तक तो सही है, जब तक प्लेन एकदम जो सरफेस है या ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो एकदम प्लेन है, तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए ये प्लेन सरफेस है, लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, आई, रिफ्लेक्ट हुई, आई, रिफ्लेक्ट, मतलब इतने मैनर्स में रिफ्लेक्ट होती है। इंसिडेंट रेज सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज भी, ये देखिए ये सारी रेज एक दूसरे के क्या है, ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, और रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब सरफेस प्लेन होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस पे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। देख लीजिए, ऑन स्मूथ सरफेस ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पैरेलल इंसिडेंट रेज के सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होती हैं स्मूथ सरफेस के थ्रू, और उसी को बोला जाता है क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब सरफेस इर्रेगुलर है, डिफ्यूज इर्रेगुलर है, मतलब बहुत सारे ऊबड़ खाबड़, ठेस भाषा में आप लोग समझिए ऊबड़ खाबड़ है ना, एकदम प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, ऊपर नीचे है उसकी सरफेस इस तरीके से, है ना। तो इस सरफेस पे क्या होता है, इस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। अब ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सारी जो इंसिडेंट रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं, बट जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं होती, है ना। जब लाइट रफ सरफेस पे गिरती है तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज का मतलब जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। क्या होती हैं? नहीं होती। ठीक, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन रफ सर्फेसेस द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, फॉर पैरेलल इंसिडेंट रेज इट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये आप लोगों को नोट करना है, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उससे आप लोग समझिए, और जो मैं लिखा हुआ है ये उसका आप लोग नोट्स बनाइए, इसीलिए वो लिखा हुआ है, नहीं तो समझा तो मैं दे ही रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बढ़िया। तो हमको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है, एक मिनट, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में तो इक्वल होता है, दिख रहा है ना। अगर मैं एक की बात करूं तो यहां पर टकरा रही, इसका नॉर्मल अगर मैं बना दूंगा तो इस तरीके से बनेगा नॉर्मल, है ना। ये और ये आई है और ये आर है, ठीक है, दोनों इक्वल। लेकिन इस केस में देखिए यहां पर क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे? यहां पर तो फॉलो हो रहे हैं। आप लोग सोच के मुझे कमेंट करिए, मैं 10 सेकंड तक वेट कर रहा हूं, देख फिर उसके बाद आप लोग समझिएगा जो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करिए कि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लॉज हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं आराम कर रहा हूं, आप लोग भी मत आराम करने लगिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए मुझे यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं, कहां पर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। ठीक है,
चलिए अब मैं बता देता हूं कि चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर रिफ्लेक्शन में फॉलो होता है, चाहे वो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हो। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन आई, स्ट्राइक किया और ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो जहां पर ये स्ट्राइक कर रही है उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे जो नॉर्मल हो जाएगी, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई और आर दोनों इक्वल होंगे यहाँ पर। अब रेड वाली लाइन के केस में देखिए, रेड वाली लाइन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस सरफेस ऐसे मुड़ी हुई है ना, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर ये एंगल आई है और एंगल आर है, ये दोनों इक्वल होंगे। और बाकी ये तीनों जो रेज हैं वो सारी एक ही प्लेन में होती हैं, वो आप लोगों को पता ही है। एंगल किस तरीके से इक्वल होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों में फॉलो हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा ये सब देख के कि ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है तो ये फॉलो नहीं कर रही होगी, करती है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हमारा अगला टॉपिक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या हुआ? मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब सेम ही लाइट रे कई बार रिफ्लेक्ट हो रही है ना। जैसे लाइट रे आई, चेयर पे लड़के वापस चली गई, कहाँ? ये वॉल पे चली गई। वही लाइट चेयर पे लड़के वापस वॉल की तरफ गई, वॉल से स्ट्राइक करके मेरी तरफ आ गई, मेरे से लड़के बॉटल की तरफ चली गई। मतलब ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन लाइट का होता रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब लाइट कई एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके बार बार उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो इसको बोला जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? इजीली आप लोग समझ में आ गया। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन थ्रू डिफरेंट सर्फेसेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक। बहुत अच्छा। चलिए अब इसके एक एप्लीकेशन में आप लोगों को बताता हूँ इसका यूज़ क्या है, कैसे इस तरीके को इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसे आप देखिए ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा बहुत विशाल क्या है, सी है ना, समुंदर। इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है, पानी है ना, समुंदर में पानी ही होता है, ठीक है। ये ढेर सारे ये वाटर भरी हुई है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मान लीजिए जो सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बी जो होती हैं, वो कहाँ चलती हैं? वो पानी के अंदर चलती है ना। ये मैंने दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये मैंने एक बना दिया, क्या? सबमरीन बना दिया मैंने। कुछ इस तरीके का शेप होता है ना। मतलब मान लीजिए आप लोग सबमरीन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक लगा होता है पेरिस्कोप। क्या लगा होता है? पेरिस्कोप। यहां लिख देता हूं मैं, पेरिस्कोप। और ये काम करता है, पेरिस्कोप किसके एप्लीकेशन पे काम करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन पे काम करता है। यहां पर पेरिस्कोप कुछ इस तरीके से लगा होता है, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। तो ये पेरिस्कोप जो होते हैं, ये मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया। सबमरीन तो बहुत बड़ा होता है, ये छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? ये पानी के अंदर, सबमरीन जो है पानी के अंदर रहती है पनडुब्बी, लेकिन अंदर रह के भी यहाँ के लोग, यहाँ जो कोई पर्सन अगर खड़ा होता है तो उसको पानी के सरफेस पे कोई अगर
अगर बोट या कोई शिप वगैरह आ रही है तो उसको दिख जाती है, पानी के सरफेस पे वो देख सकता है पेरिस्कोप की हेल्प से। अब कैसे देख सकता है, यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पर मिरर्स लगे होते हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पे मिरर लगे होते हैं, एक यहाँ पर और एक लगा होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। ठीक, दूसरे कलर से बना दूं, ठीक है, ये देखिए ये मिरर लगा हुआ है और एक यहाँ मिरर लगा हुआ है 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, सरफेस के साथ। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, लाइट आई, सनलाइट इस बोट से या शिप से टकराई और टकरा के कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके पेरिस्कोप में चली जाएंगी। पेरिस्कोप में जाने के बाद ये मिरर से क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, और इस तरीके से इसको सेट किया गया है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज यहाँ पर जाती हैं और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके लाइट रेज इस तरीके से यहाँ पर आ जाती हैं, और यहाँ पर जो पर्सन खड़ा है उसको दिखता है कि बाहर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई शिप आ रही है या नहीं आ रही है, बाहर का सारा नज़ारा वो देखता है। अब बताइए, इस तरीके से 2 बार घूमी हुई है ना रॉड से, हॉलो रॉड से या उसको पाइप से वो देख पा रहे हैं कि बाहर सरफेस पे कोई आ रहा है कि नहीं, या सारा नज़ारा जो सरफेस पे है उनको दिख रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए ये क्यों दिख रहा है, ये पेरिस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है जो इस तरीके से मिरर्स के थ्रू होता है, और सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है वो पानी के अंदर, पनडुब्बी के अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है वो देख सकता है। ठीक है, तो ये है इसका एक एप्लीकेशन पेरिस्कोप, जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेरिस्कोप। समझ में आ गया है ना। तो ये सारी, ये पेरिस्कोप और भी बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं, टैंक्स में यूज़ किए जाते हैं, है ना, या टनल वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर आपको सरफेस पे देखने में हेल्प होती है। जब कहीं आप नीचे हैं, ऊपर देखना है चाहते हैं आप, तो बिना ऊपर आए आप देख सकते हैं। समझ में आ गया, कोई समस्या तो नहीं है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे हम क्या होते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस, तो अब यहां पर मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। मान लीजिए मैंने 2 मिरर ले लिया, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। हाथ से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, किसी और चीज़ों से समझा देता हूं मैं। कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए, 2 भारी भारी नोट बुक्स हैं, उसे समझा देता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये क्या है, ये 2 मिरर हैं। ये क्या है, ये 2 मिरर हैं। तो जब मैं इनको एक दूसरे से क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, एक दूसरे से जोड़ देता हूँ। एक स्पेसिफिक एंगल पे जब मैं एक दूसरे से क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे देखिए ये हो गया, है ना, ये बन गया, एक एंगल से इन दोनों को जोड़ दिया। या एंगल में चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, या ऐसे कर दूं, या ऐसे कर दूं, एंगल चेंज करता रहूँगा इन दोनों मिरर्स में। तो मिरर्स में जो इमेजेस बनती हैं उनका नंबर क्या होगा, चेंज होता रहता है। देखिए ये एंगल जब बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ तो इससे उनके जो इमेजेस हैं, नंबर ऑफ इमेजेस, वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इस तरीके से इंक्लाइन करते हैं 2 मिरर्स को। समझ में आ गया, ये एंगल्स चेंज करके हम चेक करते हैं। आ गया समझ में। चलो अब यहाँ पर समझते हैं। प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया, आप थ्योरी देख लेते हैं क्या है। तो जब हम 2 मिरर्स को, यहाँ पर 2 मिरर बनी हुई हैं, ये देखिए 2 मिरर हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। जब हम 2 मिरर को एक स्पेसिफिक एंगल पे एक दूसरे से क्या करते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट इमेजेस बनते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, देयर आर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल। जब 2 मिरर्स को एक स्पेसिफिक एंगल पे इंक्लाइंड करते हैं, या तो इस एंगल पे 90 डिग्री का हो गया, देखिए 90 डिग्री से कम हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस भी यहाँ पर वेरी करता है।
ठीक, तो वो वेरी करता है, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ images is equal to 360 divide by theta minus 1। ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग कितने इमेज बन रही है किस एंगल पे वो हम निकाल सकते हैं। थीटा यहां पर क्या है? थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन मिरर्स। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? तो जब मैं दो, अब यहां से हम चेक कर सकते हैं, जब मैं दो मिरर्स को 90 डिग्री पे जोड़ देता हूं तो उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो कितनी इमेजेस बनेंगी मिरर्स में? ठीक है, तो यहां पर मैं फॉर्मूला पुट कर दे, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। कितनी इमेज बनेंगी? 360 डिवाइड बाई 90 है ना, -1, ये कट गया, ये कट गया, 4। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इमेजेस। 3 इमेजेस बनेंगी। ठीक है, और अगर मैंने ये एंगल्स को बढ़ा दिया, 120 कर दिया, तो देखते हैं 360 डिवाइड बाई 120 -1, 3 - 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 इमेजेस बनेंगी। कितनी इमेजेस बनेंगी? 2 इमेजेस बनेंगी। ठीक, और अगर और कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं, 30 डिग्री कर देते हैं। 360 डिवाइड बाई 30, जब दो मिरर्स के बीच का एंगल 30 है, -1। ठीक, तो 12 - 1 इज इक्वल टू 11 इमेजेस बनेंगी। जब दो मिरर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये तो चीज़ें हो गई जब मतलब कंप्लीटली कट जा रही है, चीज़ें कंप्लीटली कट जा रही है। चलिए, और अगर मैं ले लेता हूँ 70 डिग्री, 70 डिग्री, चलिए देखते हैं कितना। अगर मैंने ले लिया 70 डिग्री, 360 डिवाइड बाई 70 -1, 0 से 0 कट गया, कट गया ना। अब ये देखो 7 5 जा 35, 1 बच गया है ना। तो पॉइंट लगाएंगे, 1 के नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 7 3 जा 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा है ना, 3 आ जाएगा, 3 पे फिर एक 0 लग जाएगा, 30 बन जाएगा। तो 7 4 जा 28, 4 जा 28, फिर 2 आ जाएगा। इस तरीके से चलते जाएंगी चीज़ें, ये डेसिमल बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? समथिंग 5.14 समथिंग कुछ आ गया, -1 है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद जो भी चीज़ है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है उसको हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट के बाद जो भी है उसको हटा दीजिए। क्या बच गया? 5 - 1, 4 इमेजेस बनेंगी। 4 इमेजेस बनेंगी जब हम 70 डिग्री एंगल पे दो मिरर्स को इंक्लाइंड करेंगे। इसी तरीके से किसी भी एंगल्स को आप रख दीजिए, पॉइंट में भी आंसर आ जाए, कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद जो भी चीज़ है, 4 पॉइंट के बाद चाहे 9 है, 8 है, 7 है, सबको हटा दो, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर रखो और उसमें से 1 को माइनस करिए। जितनी इमेजेस होती हैं वो हमको मिल जाएंगी। ठीक है, किसी भी एंगल का आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार आप लोग, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ये पॉइंट वाली बातें हैं, ये आप लोगों को कहीं से पता नहीं चलेंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको आप नोट भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्या होता है? क्लाइडोस्कोप एक तरीके का मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चों के
बच्चों को खेलने के लिए भी यूज़ होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जहाँ कपड़े बनते हैं, कपड़े के पैटर्न्स बनते हैं, वहाँ पर कपड़ों के डिजाइन बनाने में भी यूज़ होता है क्लाइडोस्कोप का। किसका? क्लाइडोस्कोप। ठीक है। अब ये बेसिकली होता क्या है कि इसमें तीन मिरर को 60 डिग्री एंगल पे एक दूसरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीन मिरर को क्या करते हैं, 60 डिग्री एंगल पे। जैसे यहां पर देखिए, एक मिरर ये रहा, एक मिरर ऐसे लगाया 60 डिग्री एंगल पे, और एक मिरर नीचे लगा दिया 60 डिग्री एंगल पे। ट्राइंगल जैसा बन जाता है इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। अब तीन हाथ तो है नहीं मेरे, है ना, आप लोग समझिए, ऐसे और एक नीचे से। यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, देखिए इस तरीके से तीन मिरर्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और इसको एक गोल से कंटेनर में, सिलिंड्रिकल कंटेनर में हम उसको डाल देते हैं और उसको एडजस्ट कर देते हैं, और उसके आगे लगा दिया जाता है उसके अंदर। अब उसके अंदर रंगीन कलरफुल कांच के टुकड़े डाल देते हैं, और उसके अंदर से एक होल बना देते हैं। जब उसके अंदर से देखते हैं हम, तो उसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से एक डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं हमको, और उन्हीं पैटर्न्स को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या जहाँ कपड़े वगैरह बनते हैं वहाँ पर उन्हीं पैटर्न्स की हेल्प से नए नए डिजाइन्स बनाए जाते हैं कपड़ों पे। ठीक है। तो आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, मतलब मार्केट में मिलता भी है, स्टेशनरी की दुकान पे मिलता है ना, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं किस तरीके से बनता है, वो मैंने बता दिया। अब यह है क्या, द कलाइडोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स विच प्रोड्यूस मल्टीपल इमेजेस। यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस बनती हैं क्योंकि तीन मिरर्स एक दूसरे से एक एंगल पे इंक्लाइंड है। When small pieces of colored glass are kept in it, beautiful patterns are formed. जब छोटे छोटे कलरफुल ग्लास इसके अंदर रखते हैं और एक होल से अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, अंदर देखते हैं, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमको एक क्या करता है, यूनिक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखता है। हर बार जितनी बार हम उसको मूव करेंगे, अगर उसको मूव करेंगे तो डिफरेंट पैटर्न्स दिखते हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड। डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स यूज क्लाइडोस्कोप टू गेट आइडियाज ऑफ पैटर्न्स। जो डिजाइनर्स वगैरह होते हैं, वॉलपेपर्स जो बनाते हैं या फैब्रिक्स में कोई डिजाइन करना होता है, तो वो लोग क्लाइडोस्कोप का ही यूज करके पैटर्न तैयार करते हैं या बनाते हैं, वहाँ से आइडिया उन लोगों को मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, आप लोग वहाँ से पढ़िए। आप लोग इसको घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी बनाने की कोशिश करिए, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है सनलाइट। अब ये जो सनलाइट है, लाइट का सोर्स जो नेचुरल सोर्स है सनलाइट। अब ये सनलाइट मतलब इसमें कितने कलर्स होते हैं भाई, हमको तो कलर दिखता नहीं, है ना। हमको तो कलर दिखता है, हमको तो जैसे मतलब वाइट कलर दिखता है हर जगह, है ना। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। ये जो सनलाइट है ये 7 कलर से मिलकर बनी होती है। नॉर्मली हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, है ना, प्रिज्म से पास कराते हैं, ये लाइट को हम क्या करते हैं, किसी दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कराते हैं, है ना। जैसे एयर से ग्लास में एंटर कर गया, प्रिज्म में एंटर कर गया या वाटर में एंटर कर गया, है ना। तो वहाँ पर ये कलर्स सेपरेट होते हैं, तब हमको जाके ये जो जितने कलर्स की ये लाइट हैं, जितने कलर से मिलकर बनी है वो दिखती है। तो आइए देखते हैं क्या है। सनलाइट इज द वाइट लाइट। ये क्या है, हमको लगती है वाइट लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। लेकिन ये किससे 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और इसको याद करने का फॉर्मूला भी है विबग्योर। वी क्या है वायलेट, आई क्या है इंडिगो, है ना, बी क्या है ब्लू, जी क्या है ग्रीन, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है, आर रेड है। देखिए, इससे हम सीक्वेंस में हम याद कर सकते हैं कि ये लाइट किस तरीके से यहां पर होती है ना, किस तरीके से। विबग्योर याद रखिए। ठीक है। तो डिस्पर्जन क्या होता है, यही लाइट जब सेपरेट होती हैं इन्हीं को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज नॉन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो लाइट जब स्प्लिट होती हैं डिफरेंट कलर्स में, इसी को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये होता कब है, व्हेन व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म
इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। जब लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं और कलर्स हमको दिखने लगते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई चीज़ें आपको याद रखने वाली कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू डिफरेंट कलर्स। ठीक, इसको बोला जाता है डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन या स्प्लिटिंग होती क्या है, क्यों होती है, शॉर्ट में थोड़ा सा समझाता हूं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है ना, या रेयरर कम डेंसिटी वाले मीडियम से हाई डेंसिटी वाले मीडियम में एंटर होती है, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट लाइट क्या होती है, अब देखिए थोड़ा समझ ही लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहां पर ये ग्लास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब ये एयर है, यहां से जब लाइट मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, तो बेसिकली होता क्या है, सॉरी मैंने लाइट इस तरीके से जा रही है, जहां पर लाइट टकराती है वहां पर क्या होता है, वहां पे हम एक नॉर्मल बना देते हैं परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो लाइट जैसे ही एयर से ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है स्लो, क्या हो जाती है, स्लो, और वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा जैसे लाइट को जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है ऐसे, इस तरीके से। क्यों बेंड हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और यही लाइट जो बेंड हो रही है, तो इसी तरीके से जो 7 कलर्स होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड होते हैं, इसीलिए ये सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे बेंड होते हैं, इसीलिए सेपरेट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि कब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, कब लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ये सारी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये लाइट्स, ये जो कलर्स हमको दिखते क्यों हैं, है ना, जो रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो लाइट अपने रास्ते से थोड़ी सी मुड़ जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, किसी और मीडियम में एंटर होने के बाद, तो वो जो एंगल है मुड़ने का, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है, इसीलिए सारे कलर्स सेपरेट हो जाते हैं और दिखने लगते हैं। समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब इसको आप लोग रिफ्रैक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक, चलिए अब आ जाता है आईज का टॉपिक। हमारी आईज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हमारी आईज काम करती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए हमारी प्रीसियस, अमूल्य, बहुमूल्य आंख, जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। तो बेसिकली क्या करता है, द आईज अलाउ अस टू सी, परसीव एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस थ्रू द डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड कलर्स। लाइट हमको अलाउ करती है चीज़ों को देखने में, परसीव करने में, इंटरप्रेट करने में, है ना, चीज़ों को समझने में आइज हमको अलाउ करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ये तो हो गई आइज की सिंपल सी बात। अब ये आइज के स्ट्रक्चर है, इसके पार्ट्स इस पे मेंशन है। आप लोग देखिए, ये आइज है, सर लगभग राउंडेड शेप में होती है। इसका जो फ्रंट का सबसे पार्ट है, इसको बोला जाता है कॉर्निया। ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये इसको बोला जाता है कॉर्निया, ये। ठीक है, इसके बाद इसके पीछे ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है लेंस। ये क्या है, ये है लेंस। और लेंस जो है वो आई से एक मसल से कनेक्टेड होती है। ये देखिए, ये मसल्स हैं, जिसको बोला जाता है सिलियरी मसल्स। इसको बोला जाता है सिलियरी मसल्स। ये सारे जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होने चाहिए, है ना। ये जो इसका डायग्राम है, बनाने को भी आता है। और उसके बाद इसके आगे एक स्ट्रक्चर होता है,
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दोनों साइड होता है ये, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस, इसको बोला जाता है आइरिस। अब ये आइरिस के बीच में एक होल होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको बोला जाता है, ये देखिए ये जो छेद है ये, इसको बोला जाता है क्या, प्यूपिल। ठीक, उसके बाद ये आइरिस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं क्या, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, और ये जो आइस की पीछे वाली जो साइड है, ये बैक साइड, ये है स्क्रीन का काम करती है, और इसको बोला जाता है रेटिना। क्या बोला जाता है, रेटिना। ठीक, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्रेन से नर्व्स आती हैं, जो इमेजेस जो यहाँ पर बनती है उसको ब्रेन तक पहुँचाती हैं, विजुअल इंफॉर्मेशंस को, इमेजेस को। तो ये नर्व्स को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व्स। तो ये बेसिकली आई का स्ट्रक्चर है और उसकी लेबलिंग है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको बना के लेबल कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ये है कॉर्निया, सबसे आउटर पार्ट ये। ठीक है, ये कॉर्निया है, नहीं दिख रहा है, ब्लैक ले लें, चलिए ब्लैक ले लें या वाइट ले लें, वाइट। ठीक है, अब ठीक है, ये क्या है, ये है कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फिल्म लाइक पार्ट दैट एनेबल अस टू enable the eye to focus on images so they do not look blurred। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, आउटर पार्ट है आइज का, थोड़ा सा आगे निकला होता है, आइज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और लाइट को फोकस करने में हेल्प भी करता है। ठीक है, लाइट जो हमारे आइज के अंदर जाती है, जिससे इमेज बनती है अंदर जो हमें दिखता है ना, उसको फोकस करने में भी हेल्प करता है। तो ये आउटर पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है आइरिस। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को, ये वहां भी मैंने बताया था दोनों साइड, ये क्या है, ये जो मैंने मार्क किया है, ये क्या है, ये आइरिस है, ये आइरिस है। क्या है ये, आइरिस। आइरिस क्या काम करता है, आइरिस एक तरीके से आइस के मतलब आइस के कॉर्निया के नीचे ऐसे होता है, इस तरीके से, ये दो आइरिस हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इसके बीच में, आइरिस के बीच में एक होल होता है, ये देखिए ये होल है, ये होल है। ठीक है, ये होल, इस होल को बोला जाता है, हालांकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है क्या, प्यूपिल। इस होल के थ्रू ही लाइट आइस के अंदर एंटर होती है ना। तो लाइट जब बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो आइरिस है ये पास पास आ जाती है और ये होल को क्या कर देती हैं, छोटा कर देती हैं, ताकि कम लाइट आंख के अंदर जा पाए, है ना। अब जब लाइट बहुत डिम होती है तो ये आइरिस क्या हो जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं और ये होल जो है बड़ा हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा लाइट एंटर होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आइरिस करती क्या है, पिपिल के साइज को कम और ज़्यादा करती है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब आइरिस का एक और मेन काम है कि ये लाइट, जो आइस की जो कलर्स होते हैं, किसी किसी पर्सन का देखा होगा आप लोगों ने, ब्राउन आइज होती हैं, ब्लू आइज होती हैं, ग्रीन आइज होती हैं, है ना, ब्लैक तो होती ही है। ठीक है, तो ये कलर जो आइस का है वो किसकी वजह से आता है, वो आता है आइरिस का कलर, वो आइरिस का कलर ही हमको दिखता है बाहर। ठीक है, तो आइरिस की कलर की वजह से भी जो डिफरेंट कलर्स के आइज देखते हैं हम लोग, वो किसका कलर होता है, वो आइरिस की वजह से ही आइस का कलर होता है। वो समझ में आ गया, आप लोगों को। तो द आइरिस इज द कलर्ड पार्ट इन फ्रंट ऑफ द आई, कलर्ड पार्ट, समझ में आ गया, कलर्ड पार्ट इन फ्रंट ऑफ द आई, इट हेल्प स्क्रीन एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो आइस के अंदर एंटर करती है। ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा, तो आइरिस क्या हो जाएंगी, ज़्यादा करीब आ जाएंगी और पिपिल जो होल है वो छोटा हो जाएगा, कम लाइट आँख के अंदर एंटर हो पाएंगी। कम लाइट है तो ये दूर चली जाएंगी, होल बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आइस के अंदर जाए कि हम ज़्यादा कम लाइट में भी, अंधेरे में भी थोड़ा बहुत देख पाए। ठीक है, समझ में आ गया। तो
It controls the amount of light that enters the eye. The iris is also responsible for the distinctive color of the eye. Distinctive color of the eye, ये मैंने समझा दिया आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए अब आ जाता है प्यूपिल। प्यूपिल को मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, आइरिस के बीच में जो होल होता है वही होता है। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, controls the amount of light enter in the eye, the size of the pupil controls by the iris। कोई नई बात नहीं है, अभी जस्ट मैंने कुछ ही सेकंड पहले बताया, ठीक, ओके। रेटिना, अब रेटिना क्या होती है? रेटिना होती है, देखिए ये है ना, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेटिना। अब यहाँ से लाइट एंटर करती है पिपिल से, और लाइट रेज, ये जो लेंस है, लेंस फोकस करता है लाइट को इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होती है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे क्या बनती है, इमेज बनती है, और वही इमेज की इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक पहुँचती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेटिना बेसिकली क्या है, एक तरीके का स्क्रीन का काम कर रही है आइस के अंदर, जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है जो हमको दिखती है। इतना बस आप लोग याद रखिए। द रेटिना इज ए स्क्रीन on which the image is formed by the lens. It is made up of rods and cones। ये जो रेटिना है ये रॉड और कोन सेल, रॉड सेल एंड कोन सेल से बनती है ना? क्या है? रॉड सेल एंड कोन सेल जो रेटिना होती है। तो रॉड सेल और कोन सेल का काम क्या होता है? बेसिकली जो रॉड सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट को सेंस करती हैं। और जो कोन सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कलर सेंसिटिव होती हैं, कलर्स को सेंस करती हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, द रोड्स लेफ्ट द आईज सेंस लाइट वाइल द कोन्स हेल्प आइडेंटिफाई कलर्स। ये कलर्स को आइडेंटिफाई करती हैं कौन? कोन्स। और जो रॉड्स होती हैं वो लाइट को सेंस करती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, सॉरी, क्या हो गया? ओके, ठीक है। तो रॉड सेल और कोन सेल से रेटिना बनी होती है। रॉड सेल क्या होती है, लाइट को सेंस करती है, लाइट सेंसिटिव होती है, और कोन सेल्स क्या होते हैं, कलर को सेंस करते हैं, कलर सेंसिटिव होते हैं। ठीक, दो चीजें हमने पढ़ ली। अब इसमें जो रॉड सेल होती हैं वो क्या करती हैं, डिम लाइट में भी ये काम करती हैं। क्या करती हैं? रॉड्स आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट। ये डिम लाइट को भी सेंस कर लेती हैं रॉड सेल्स, और जो ब्राइट लाइट होती है उसको सेंस करती हैं कौन सी? कोन सेल्स। तो दो चीजें समझने के लिए है यहाँ पर। रेटिना तो हमने समझ लिया, रेटिना बनी होती है दो टाइप की सेल से, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स जो होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती है, ज़्यादातर लाइट्स वो सेंस करती हैं, और कोन सेल्स होती हैं कलर सेंसिटिव होती हैं, कलर्स को सेंस करती हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और, रॉड सेल्स क्या करती हैं, डिम लाइट को भी सेंस कर लेती हैं, और जो ज़्यादा ब्राइट लाइट्स आती हैं उसको कौन सेंस करता है? उसको सेंस करता है कोन सेल्स। कौन सेंस करते हैं? कोन सेल्स। तो लिख भी देता हूं थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए। रॉड सेल है ना, ये क्या करती हैं, डिम लाइट को सेंस करती हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं वो ब्राइट लाइट को सेंस करती हैं, ब्राइट लाइट को या फिर कलर्स को, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, और ज़्यादातर लाइट रॉड सेल्स सेंस करती हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? समस्या है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएंगी, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेंस। अब लेंस कहाँ पर है? ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या है? यही है लेंस। चलो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? ये लेंस। ठीक है, ये लेंस क्या करता है? लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है,
स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। क्या है? द लेंस ऑफ द आई इज ए क्लियर कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। तो इसका काम बेसिकली क्या है? लाइट को फोकस करना कहाँ पर? रेटिना पे। और ये लेंस होता कैसा है? ये होता है कॉनकेव टाइप। कैसा? सॉरी, कॉन्वेक्स टाइप लेंस होता है। सॉरी, कॉन्वेक्स। समझ में आ गया? आ गया? आगे बढ़े। इसमें कुछ समझने का उतना था भी नहीं, सिंपल सा था। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, यहां पर एक मसल्स हैं, यहां पर देखिए ये मसल्स हैं जिससे ये जो हमारे लेंसेज हैं वो जुड़े हुए हैं। इन मसल्स को क्या बोला जाता है? इन मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। ठीक है। अब ये मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स जो लेंस होता है उसकी थिकनेस को घटाती और बढ़ाती हैं। जब हम किसी दूर की चीज़ों को देखते हैं तो ये क्या होती हैं? ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो इसका जो लेंस है वो थिन हो जाता है, और लेंस थिन होने की वजह से जो लेंस की फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से हम दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे ही हम पास की चीज़ों को देखने लगते हैं तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये क्या हो जाती हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और लेंस को क्या करती हैं? थिक कर देती हैं, और फोकल लेंथ कम हो जाती है और हम पास की चीज़ों को क्लियरली देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है? सिलियरी मसल्स लेंस को एडजस्ट करता है, दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें देखने में हेल्प करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? द सिलियरी मसल्स रेगुलेट द थिकनेस ऑफ द लेंस टू एडजस्ट द फोकसिंग पावर ऑफ द लेंस। मैंने समझा दिया आप लोगों को। दूर की चीज़ें देखते हैं तो ये रिलैक्स हो जाती है मसल्स, लेंस की थिकनेस कम हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। जब पास की चीज़ों को देखते हैं तो ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, और पास की चीज़ों को हम अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, दूर की चीज़ों को थिन लेंस की वजह से देखते हैं और पास की चीज़ों को हम थिक लेंस से देखते हैं। ठीक, समझ में आ गया? इतना जो मैंने बोला है नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है इसलिए मैं चीज़ों को लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा। ठीक, अब आ जा रहा है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व, ये देखिए यहाँ जो ये ओपनिंग है ना, यहाँ से आई है ऑप्टिक नर्व। ये क्या है? ये ऑप्टिक नर्व है, इस तरीके से ये ऑप्टिक नर्व है। और ये क्या करती हैं? जो इमेज यहाँ रेटिना पे बनती है उस इमेज की इंफॉर्मेशन मैसेज के फॉर्म में, कोडेड मैसेज के फॉर्म में ये ब्रेन तक पहुँचाती हैं, और ब्रेन हमको बताता है कि भाई हम क्या देख रहे हैं, है ना। ब्रेन क्या करता है? उसको इंटरप्रेट करके हमको समझाता है कि हम देख क्या रहे हैं। तो बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन, इन इमेजेस की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचा रही हैं। ठीक, समझ में आ गया? द ऑप्टिक नर्व्स इज ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। रेटिना से ब्रेन तक ये विजुअल इमेजेस को या विजुअल इंफॉर्मेशंस को पहुंचाती। ठीक, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो इस पूरे पार्ट में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलते हैं क्या? विट्रस ह्यूमर। और ये क्या करता है? ये हमारी आइज को एक शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक शेप प्रोवाइड करता है, हमारी आइज दब ना जाए, पिचक ना जाए, है ना। उसके लिए ये क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, उसको फुला के रखता है। ठीक, द विट्रस ह्यूमर इज द ट्रांसपेरेंट जेल दैट गिव अस द आई इट्स शेप। ट्रांसपेरेंट जेल लाइक स्ट्रक्चर है और ट्रांसपेरेंट जेल लाइक लिक्विड है, और ये क्या करता है? हमारी आइज को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर, ये जो रेटिना है, ये रेटिना और आइरिस, ये यहाँ पर आइरिस और क्या है? प्यूपिल है। इसके बीच में ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और ये क्या काम करता है? ये भी आइस को शेप प्रोवाइड करता है और आइस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, इट कीप्स द आई इन्फ्लेटेड, इसको आइस को फुला के रखता है, इन्फ्लेटेड, एंड द प्रोवाइड नरिशमेंट, और क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
आइज को फुला के रखता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो आइज के जितने भी पार्ट्स थे हमने उसको समझ लिया, उनके फंक्शंस क्या है वो भी समझ लिया, कैसे काम करते हैं ये भी समझ लिया। ठीक, अब आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड मतलब दिखना नहीं है, ना दिखने वाली चीज, ब्लाइंड ना देखना, है ना? तो थोड़ा सा मीनिंग तो समझ में आ रही होगी। तो ब्लाइंड, हमारी आईज में एक स्पॉट ऐसा होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर जो इमेज बनती है वो हमको नहीं दिखती। तो बेसिकली जो ये वाला जंक्शन वाला पार्ट है, जहां पर ये जो ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना मिल रही हैं, यहां पर ये क्या है कि जंक्शन वाला पार्ट है ना? जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। तो ये इतना जो पोर्शन है, यहां पर जो इमेज बनती है जब हम देखते हैं, तो यहां पे जो इमेज बनती है वो यहां पर वो हमको नहीं दिखती, क्योंकि यहां पर रेटिना की सेल्स नहीं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, है ना? तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो हमको दिखती नहीं है, इसीलिए इस स्पॉट को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में और अदर बुक में भी एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है ना? ये ब्लाइंड स्पॉट कैसे काम करते हैं वहां से आप लोग समझ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक, द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स एंटर इन द आईज, द इमेजेस falling on this part cannot be seen, hence it is known as द ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आ गया? जहां पर ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स रेटिना से जुड़ते हैं वहां पर जो इमेज बनती है वो हमको नहीं दिखती है, और इसी को बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। ठीक, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ गया नेक्स्ट टॉपिक, परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या? परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? बेसिकली जो भी चीज हम देखते हैं हमारी आईज की रेटिना पे उसकी इमेज बनती है ना? इमेज बनती है ना? तो वो इमेज बनने के बाद रेटिना पे कितनी देर तक टिकती है, उसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो बेसिकली 1/16 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड का 1/16 पार्ट टाइम तक वो इमेज रेटिना पे रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ आइज। क्या है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसिस्ट ऑन द रेटिना ऑफ एन आई फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो जो रेटिना पे इमेज बन रही है वो 1/16 ऑफ ए सेकेंड टाइम तक उस रेटिना पे रहती है, चाहे वो इमेज हमारे आइज के सामने से हटा ली जाए। देखिए, जैसे ये मार्कर है, मेरे को दिख रहा है और इसकी इमेज मेरी रेटिना पे बन गई है। अब मैं इसको बहुत तेजी से हटा लेता हूं, हटाने के बाद भी 1/16 पार्ट तक, 1/16 ऑफ सेकेंड तक वो आइज के अंदर मेरी इसकी इमेज बनी है और मुझे दिखी। टाइम इतना ज़्यादा कम है कि उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। देखिए, एक आप लोग एक इस तरीके से एक स्टिक ले लीजिए, उस पर एक पेपर बांध दीजिए, कार्ड इस तरीके से, है ना? अब क्या करेंगे, कार्ड जैसा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसे ये कार्ड आप लोग लगा लीजिए इस पर, ठीक है? किसी तरीके से स्टिक कर लीजिए। कार्ड के इस साइड आप लोग बना दीजिए क्या? केज। और कार्ड के दूसरी साइड, पीछे वाली साइड आप लोग बना दीजिए क्या? पिजन, सॉरी पैरेट है भाई, ठीक है? तो अगर अब यहां पर पीछे पैरेट बना हुआ है, आगे बना हुआ है केज, अगर मैं इसको, इस स्टिक को इस पे जुड़ा हुआ है, जोड़ के तो नहीं रख सकता, समझ लीजिए इस पे जुड़ा हुआ है, तो जब मैं इसको इस तरीके से रोल करूंगा जल्दी बहुत जल्दी, तो एक टाइम मुझे ऐसा आएगा कि ये पिजन, पहले धीरे धीरे करूंगा तो एक बार मुझे दिखेगा पिजन, फिर एक बार दिखेगा केज,
बारी बारी से दिखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा, तो क्या होगा, ये पिजन और केज दोनों एक साथ दिखने लगेंगे, जैसे लगेगा कि पिजन केज के अंदर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतनी तेज मैं घुमा रहा हूँ कि एक इमेज मेरी आईज में जो इसकी इमेज बनी, उसको हटने से पहले ही दूसरी इमेज बन गई, तो दोनों इमेज एक साथ बन गई, है ना। दोनों इमेज एक साथ बन गई तो हमको दोनों एक साथ दिखती हैं, है ना। तो इसको आप इस तरीके से आप खुद करके देख सकते हैं। यही क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा। अगर आप लोग ये घर पे एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन। अब हमारी आईज में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, पहला है मायोपिया। एक डिजीज होती है मायोपिया, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, या इसको हिंदी में निकट दृष्टि, निकट दूर दृष्टि ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी का, मुझे पता नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो मायोपिया एक डिजीज है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इससे ये डिजीज जिस पर्सन में होता है, वो पर्सन क्या करता है, वो पर्सन पास की चीजें तो क्लियरली देख लेता है। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया जिसको है, वो पास की चीजों को क्लियरली देख लेता है, बट दूर की चीजों को वो क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, मायोपिया इज अ डिफेक्ट of the eye in which distant object cannot be seen clearly. Distant object cannot be seen clearly. दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देखा जा सकता अगर ये डिजीज है आपको तो। बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, ठीक है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक, और इसको दूर करने के लिए जो कुछ लोग गॉगल्स वगैरह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो लगाए जाते हैं। और उस गॉगल में कौन सा लेंस होता है, उस गॉगल्स में होता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के गॉगल्स लगाए जाते हैं, जो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर देते हैं और दूर की चीज़ों को भी हम देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मायोपिया क्या है, कैसे इसको दूर किया जाता है। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है। द करेक्ट दिस डिफेक्ट ए डाइवर्जिंग और कॉनकेव, हाँ सॉरी, हाँ, डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस इज यूज्ड। ठीक है, ये ठीक है। तो एक कॉनकेव यूज करके, गॉगल्स के फॉर्म में ग्लासेस यूज करके इसको दूर किया जा सकता है। किसको, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस को। ठीक है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरी डिजीज क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, या इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें दूर की चीज़ों को तो क्लियरली देख पाते हैं, बट पास की चीज़ों को हमको देखने में वो क्लियरली नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। और इसको दूर करने के लिए जो ग्लासेस पहना जाते हैं वो कौन से लेंसेज के होते हैं, वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के। कॉन्वेक्स लेंसेज कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। ठीक है, ओके। तो हाइपरमेट्रोपिया डिजीज क्या है, और उसको इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन से ग्लासेस यूज होते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट डिजीज है, ये ज़्यादातर ओल्ड पर्सन जो होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो लेंस है, वो लेंस बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो क्लाउडी हो जाता है ना। तो क्लाउडी हो जाता है तो उससे फिर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत ब्लर दिखने लगता है। इसी डिजीज को बोला जाता है कैटरैक्ट। और आजकल इसका ऑपरेशन होता है। इसमें जो लेंस है उसको क्या करते हैं, उसको लेंस को चेंज कर दिया जाता है सर्जरी की हेल्प से। ठीक है, दूसरा लेंस लगा दिया जाता है आइज में, अभी हमने देखा था ना आइज, तो उस लेंस को ही चेंज करके दूसरा आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है और उससे क्लियरली दिखने लगता है। ठीक, और ये डिजीज बहुत कॉमन है आजकल, तो इसको बोलते हैं हिंदी में मोतियाबिंद।
मोतियाबिंद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट द आई लेंस बिकम क्लाउडी, आई लेंस बिकम क्लाउडी लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन, जनरली अकरिंग इन ओल्ड आइज, ज़्यादातर ये ओल्ड आइज में होता है, बूढ़े लोगों को होता है। कैटरैक्ट कैन बी ट्रीटेड बाई सर्जिकली रिमूविंग आई लेंस एंड इंसर्टिंग इन इट्स प्लेस ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस। तो सर्जरी के थ्रू उस क्लाउडी लेंस को निकाल के आर्टिफिशियल नई लेंस लगा दी जाती है, जिससे उसको क्लियरली दिखने लगता है, जिसको भी ये डिजीज है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। फोर्थ है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जिस पर्सन को ये डिजीज़ होता है वो क्या रात में थोड़ा बहुत जो हम लोग देख पाते हैं वो बेचारे बिल्कुल भी नहीं देख पाते, एकदम उनको लिए एकदम अंधेरा हो जाता है ना। कम लाइट में जैसे थोड़ा बहुत दिख जाता है ना नॉर्मल पर्सन को, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जिसको होता है उसको कुछ नहीं दिखता अंधेरे में, कुछ भी। तो ये क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज द इनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट और इन पुअर लाइट। इट कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से ये डिजीज होता है। एंड इसमें क्या होती है, डिम लाइट, डिम लाइट को कौन सेंस करती थी, याद करिए, डिम लाइट को कौन, रॉड सेल्स, यहां पर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, रॉड सेल्स, रॉड सेल्स इसके अंदर, इनके अंदर क्या, इनकी आइज के अंदर क्या होता है, रॉड सेल्स की कमी होती है। इट कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड द लैक ऑफ रॉड सेल्स, है ना। डिम लाइट को सेंस कौन करती है, रॉड सेल्स। तो इन जिनकी आइज में रॉड सेल्स की कमी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस होता है और वो रात में क्लियरली देख नहीं पाते या बिल्कुल नहीं देख पाते। और किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की भी कमी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यह है कलर ब्लाइंडनेस। यह जिस पर्सन को होता है वो कुछ स्पेसिफिक कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाता, है ना। रेड, ग्रीन या और भी कलर्स हैं जिनके बीच में ये डिफरेंस नहीं कर सकता कि भाई ये रेड है या ग्रीन है, ठीक। यही है कलर ब्लाइंडनेस इज द इनएबिलिटी टू सेंस कलर्स। इट कॉजेज ड्यू टू, अब कलर्स कौन सेंस करती हैं, कौन सी सेल्स, है ना, कोन सेल्स, याद करिए आप लोग, कोन सेल्स जो होती हैं वो कलर सेंस करती थी। तो जिनकी आइज में कोन सेल्स कम होती हैं उनको क्या हो जाता है, उनको हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस और वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़े, चलिए। अब हम अपनी इन अनमोल आइज या प्रीसियस आइज का ख्याल कैसे रख सकते हैं, है ना, कैसे इसका ख्याल रख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या क्या करके हम अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं, है ना। द प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर आइज आर द फॉलोइंग। पहला क्या है, इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आपको एडवाइस किया गया है तो एक सुटेबल स्पेक्टिकल्स या गोगल्स यूज करिए, ग्लासेस यूज करिए। अपनी आइज को क्लीन वाटर से फ्रीक्वेंटली धोइए। अपनी आइज को कभी रब मत करिए, नहीं कुछ चला जाता है तो रब मत करिए, उसको धुलिए, ठीक है। डू नॉट लुक डायरेक्टली इनटू द सन। सन को ऐसे मत देखिए कि भाई मेरी आइज को आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, वो आपकी आइज को नुकसान पहुंचा देगा। डायरेक्ट सन को मत देखिए, ठीक है। डू नॉट वर्क ऑन रीड इन डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट। बहुत ज़्यादा कम लाइट और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में आप लोग पढ़िए मत या रहिए मत, ठीक है। और ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस। नॉर्मल डिस्टेंस पे बुक्स को रख के रीड करिए। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जब हम रख के रीड करते हैं तो क्लियरली हमको दिखता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। हम देख सकते हैं मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं, उससे पास जब आएगा तो ब्लर होने लगेगा। और दूर तो चाहे जितना हो, जब हम चांद को देख लेते हैं, सन को देख लेते हैं, तो कोई भी चीज़ कितनी भी दूर हो देख लेंगे, दूर की कोई लिमिट नहीं है, पास की लिमिट है। 25 सेंटीमीटर से अगर पास आएंगी चीज़ें तो ब्लर दिखने लगेंगी, इसीलिए बुक्स वगैरह को 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना चाहिए, ठीक। ईट बैलेंस डाइट इन विटामिन ए। विटामिन ए से रिच डाइट्स को खाना चाहिए जो हमारे आइज़ को हेल्दी रखते हैं, ठीक है। और मूविंग व्हीकल वगैरह में नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, अब आ जाता है हमारा टॉपिक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे वो पढ़ सकते हैं, कैसे उनको एड प्रोवाइड किया जा सकता है,
ये सारी चीज़ें, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट, है ना, जो पर्सन्स देख नहीं पाते वो भी पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कैसे, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज कैन बी एनेबल हैंडीकैप्ड पर्सन टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज। तो जो रिसोर्सेज हैं वो जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं उनको कैपेबल बनाते हैं, जिन चीज़ों में वो डिसेबल है उसके लिए उनको कैपेबल बनाते हैं। क्या, रिसोर्सेज। ठीक है, द रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑप्टिकल एड्स एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स ये होते हैं जो क्या करते हैं, देखने में हेल्प करते हैं। ऑप्टिकल एड्स हमारी आइज के लिए, ऑप्टिकल एड्स मतलब एड वो वाला एड्स नहीं है, एड मतलब हेल्प, जो हमको हेल्प मिल रही है। ऑप्टिकल एड इंक्लूड बाईफोकल लेंसेज जो गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं वो, कैटरैक्ट लेंसेज, जो अभी मैंने बताया कैटरैक्ट जिनको होता है उनका लेंसेज को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, टिंटेड लेंसेज, है ना, जो थोड़े से ब्लैकी लेंसेज होते हैं, गॉगल्स काले कलर के चश्मे, है ना, उनको बोलते हैं टिंटेड लेंसेज। मैग्नीफायर्स, जो चीज़ों को जूम करके दिखाते हैं, ऐसे लेंस, है ना, मैग्नीफाई करते हैं। और टेलीस्कोपिक ऐसे लेंस जो दूर की चीज़ों को दिखाएं थोड़ा बड़ा करके, है ना, बहुत दूर की चीज़ों को देख सकते हैं हम क्लियरली। ठीक है, द लेंस कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, है ना, लिमिटेशंस। अब लेंस के कॉम्बिनेशंस कैसे, मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ पर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में वो कुछ लेंसेज को यूज़ करके जो डिफेक्ट्स हैं उसको दूर किया जा सकता है। ये सब क्या है, ये सब ऑप्टिकल एड्स हैं, है ना, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है उनको कैसे हेल्प मिल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, टेलीस्कोपिक एड्स आर अवेलेबल टू व्यू चॉक बोर्ड एंड क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन। तो टेलीस्कोपिक एड्स जो होते हैं वो जो क्लासरूम में चॉक बोर्ड होते हैं या क्लास का डिमॉन्स्ट्रेशन करने में उनको हेल्प होते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑप्टिकल एड्स में आती हैं। और अब आ जाते हैं ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या है, बेसिकली लुई ब्रेल एक पर्सन थे, मैं पहले कहानी आप लोग को बता देता हूँ। लुई ब्रेल एक पर्सन थे, 3 साल की उम्र में, 3 इयर्स की एज में ही उनके साथ कुछ एक्सीडेंट होता, उनकी आंखें चली जाती। ठीक है, फिर उनको कुछ दिखता नहीं है। फिर क्या करते हैं वो, मतलब ये तो उनकी कमजोरी हो गई नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली और उन्होंने पढ़ाई की, बहुत सारा मतलब स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें की, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे कि दुनिया भर के करोड़ों लोग, लाखों लोग, दुनिया भर के लाखों लोग जिनको दिखता नहीं है वो भी लिख सकते हैं और लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये किसने किया, लुई ब्रेल ने किया। आइए देखते हैं, ये है उनकी फोटो, देख लीजिए जरा आप लोग। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग ब्रेल सिस्टम। लुई ब्रेल was visually challenged and created a braille system for visually challenged persons which helped them to read and write. This system published in 1821। और ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया था ये पब्लिश कब हुआ, 1821 में हुआ। और इस सिस्टम को लुई ब्रेल ने बनाया था, इसीलिए सिस्टम का नाम भी क्या रख दिया गया, ब्रेल सिस्टम, इनके नाम पे ही ब्रेल सिस्टम। ठीक, तो आइए समझते हैं ये सिस्टम है क्या, ये ब्रेल सिस्टम बेसिकली है क्या। तो बेसिकली ये ब्रेल सिस्टम में मतलब रेज्ड डॉट होते हैं। रेज्ड डॉट जैसे, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा, जैसे क्या, जैसे आप पेज लीजिए और पेन को उस पे पेज पे, जो नोटबुक का पेज है उस पे मारिए, और जब पीछे की तरफ आप देखेंगे, नोटबुक के पेज के पीछे की तरफ देखेंगे और ऐसे आप टच करेंगे तो आपको लगेगा रेज्ड डॉट, छोटे छोटे उभरे हुए डॉट्स बन जाएंगे जिसको आप लोग टच करके ही फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये 6 डॉट, 6 रेज्ड डॉट को यूज करके लुई ब्रेल ने एक ब्रेल सिस्टम बनाया। अब इन डॉट्स को यूज करके लगभग 63 टाइप के पैटर्न्स या सिंबल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे
ये 6 टाइप्स के हैं, देखिए। छह टाइप के डॉट का यूज होता है। जैसे तो पहला जैसे ए बना हुआ है, देखिए ए है ना, ए अल्फाबेट है, तो ए अल्फाबेट में ये डॉट्स नहीं रहेंगे, ये डॉट्स नहीं रहेंगे। रहेगा क्या, सबसे ऊपर वाला कॉर्नर वाला। तो ब्लाइंड पर्सन क्या करेगा, उसको टच करके देखेगा सबसे ऊपर, और ये लेफ्ट साइड वाला है तो इसका मतलब वो कौन सा अल्फाबेट हो गया, ए हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ओ बनाना चाहूँ, ओ, ठीक है, ओ बनाना चाहूँ या एल बनाना चाहूँ, एल बना लेते हैं, तो इसमें जब यहाँ ये 3 डॉट रेज्ड होंगे और उसको टच करके वो पर्सन समझ जाएगा कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये एल है। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे क्यू बनाना है, तो क्यू को कैसे बना सकते हैं, ये 5 डॉट एक नहीं रहेगा, 5 रेज्ड डॉट होंगे, रेज्ड उभरे हुए, जिसको टच करके ब्लाइंड पर्सन समझ सकता है कि ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है, क्यू है। तो इसी तरीके से इन 6 डॉट्स की हेल्प से वो सारे अल्फ़ाबेट्स, सारे नंबर्स, लगभग 63 तरीके का पैटर्न्स बनता है, जिससे उनको याद करा जाता है, जिससे वो पढ़ते हैं उसमें लिखी हुई चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है कि जेड तक कैसे, किस तरीके से उसको सिम्बलाइज किया गया है। ठीक है, ओके, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रेल सिस्टम यूज रेज्ड डॉट्स टू रिप्रेजेंट letters, numbers and other symbols A blind person sense these raised dots and read. ये उभरे हुए डॉट वो सेंस करता है ब्लाइंड पर्सन और रीड कर सकता है। इन दिस मेथड 6 raised dots used to form different patterns to represent all letters and numbers. ठीक है, इन्हीं 6 डॉट्स से डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाते हैं। देयर आर 63 पैटर्न्स कैन बी फाउंड बाई 6 रेज्ड डॉट्स। ठीक है, 63 पैटर्न्स, जिससे सारे अल्फ़ाबेट्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें बना के उससे बुक को लिखा जाता है। इसकी एक मशीन होती है जो ऐसे रेज्ड डॉट के फॉर्म में लिखती है और बुक्स को तैयार करती है, जिसको विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ते हैं। करके दिखा दूँ आप लोगों को, आइए एक बार करके दिखा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। यहीं पर हूं, आप लोग ये मत सोचिए कहाँ चले गए सर। अब देखिए, मैंने इधर से यहाँ पर ढेर सारे पेन इस पे चुभाए, और ये देखिए रेज्ड डॉट आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरीके से, देखिए दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसको हम ऐसे अपने हाथों से टच करके देख सकते हैं कि किस पैटर्न में ये डॉट्स बने हुए हैं। इसी तरीके से इनकी बुक्स लिखी जाती हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने कर लिया कंप्लीट, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हमने लाइट का कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों के लिए एक ही जगह सारी चीज़ मिल जा रही हैं, नोट्स बनाइए, पढ़िए और टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, और कुछ स्कूलों की बुक्स में रे डायग्राम वगैरह भी दिए हुए हैं कि भाई लेंसेज के बारे में दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, रे डायग्राम्स कैसे इमेजेस बनते हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं। कुछ एनसीईआरटी में तो नहीं है, कुछ अदर बुक्स में है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज़रूरत होगी तो मैं उसकी भी वीडियो, एक 15-20 मिनट की वीडियो लगेगी, वो बना के मैं बता दूंगा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ख़त्म होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करिए, कमेंट करिए, और थोड़ा सा प्यार बांटिए हमको भी, अपने आसपास के लोगों के साथ भी। ठीक है, तो फिर जल्द ही मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़िए ध्यान से, बहुत पढ़िए, बहुत मज़े करिए। ओके, बाय, थैंक यू।